नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। दोस्तों, मैं हूं सीए रविकांत शर्मा, आपका एजुकेटर एंड मेंटर। दोस्तों, आज हम इस विशेष वीडियो में आपके लिए लाए हैं केस लॉ नंबर 6 टू केस लॉ नंबर 10 और पीजीबीपी चैप्टर, जो कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं। टोटल इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में साथियों केवल 18 केस लॉज दिए हैं, जो कि रिसेंट जजमेंट के बेस पर है, जिसमें तरह तरह के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, आईटीएटी, इन सभी जजमेंट्स के माध्यम से हमें बताया गया है कि किस खर्चे की डिडक्शंस मिलेगी, किस खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी, किस तरह का पीजीबीपी में ट्रीटमेंट होगा, या किन किन चीजों को लेकर पीजीबीपी में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के पीजीबीपी चैप्टर के न्यू 5 केस लॉज, जो कि सीरियल नंबर 6 टू 10 में है, क्योंकि लास्ट 5 केस लो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। और दोस्तों, ध्यान रहे, ये जो केस लो है एग्जाम ओरिएंटेड है, और जो कि नवंबर 2026 में आने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो दोस्तों, केस लॉ नंबर 6 पर आते हैं। केस लॉ नंबर 6 है सीआईटी वर्सेस सी ब्रोज होटल प्राइवेट लिमिटेड, 2018 का केस लॉ है, मैड्रास का केस है दोस्तों। तो सेक्शन 35 एडी से रिलेटेड ये केस है। ये केस क्या कहता है, मैं आइए सीधा स्टडी मटेरियल में जो हमारे को केस लॉ दिया है, मैं उसको एक स्नैप दिखा देता हूँ। सीआईटी वर्सेस सी ब्रोज होटल प्राइवेट लिमिटेड 2018 का केस है। दोस्तों, इशू क्या है? इशू है, can an SEC setting up a hotel claim deduction under Section 35 for the relevant previous year on the basis that it has commenced its operation and made an application for 3-star category classification in beginning of the said previous year, even though the same was granted by the authority only in next year due to the requirement of completion of inspection certificate? दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक एसएससी है, एसएससी ने एक होटल स्टार्ट किया है, उसने 3 स्टार क्लासिफिकेशन होटल के लिए अपना एप्लीकेशन एक कंसर्न अथॉरिटी को सबमिट किया है। अथॉरिटी कौन सी होती है दोस्तों? होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूवल एंड क्लासिफिकेशन एक कमेटी होती है, जो रीजन वाइज होती है। उसमें उन्होंने अप्लाई किया 3 स्टार क्लासिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, लेकिन जो सर्टिफिकेट है, बट द सर्टिफिकेट वाज इशूड इन द नेक्स्ट ईयर ड्यू टू डिपार्टमेंटल डिले। लेकिन दोस्तों, अप्लाई उन्होंने किया था 3 स्टार क्लासिफिकेशन में। दोस्तों, वो कहते हैं कि अब जो है, क्या इसमें 35 एडी की डिडक्शन सेम ईयर ऑफ कमेंसमेंट में मिल जाएगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि सर्टिफिकेट हमें बाद में आया, या जिस दिन सर्टिफिकेट आया उस दिन से मिलेगी? तो दोस्तों, कोर्ट में इसने क्या क्लियर किया, इस केस में हमारे को सेक्शन 35 एडी मिल जाएगा। कारण क्या है दोस्तों? देखिए, यहां पर देखिए, एसएससी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मार्क कीजिए, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यानी सेम प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा जिस ईयर में उनका कमेंसमेंट हुआ है। सर्टिफिकेट डिले होता है तो 35 एडी को डिले नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको लिबरली सेक्शन को पढ़ेंगे तो उनका पर्पस होता है कि जो प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुए थे, वो हुए थे टू इंक्रीज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज द बेनिफिशियल प्रोविजन, हेंस शुड बी रीड एज अ इंटरप्रिटेड लिबरली। तो हम लिबरली इस सेक्शन को पढ़ेंगे, तो हमें लिबरल मोड में इसको पढ़ना है, एज इट इज, लिक्तम के साथ बक्तम को हम नहीं तवज्जो देंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या है, हमें एकदम लिबरल होकर इस सेक्शन को पढ़ना है, क्योंकि इस सेक्शन आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सेक्शन 35 की डिडक्शन आपको मिल जाएगी अगर आप एक होटल इंडस्ट्री को कमेंस करते हैं। अब कमेंस करने का मतलब ये नहीं है कि हम इस बात पर अड़े रहे कि जी सर्टिफिकेट आया नहीं है, सर्टिफिकेट जब आएगा तब हम उसको जो है डिडक्शंस अलाउ करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसे इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट किया जाता है। किसी भी एसएससी को ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, ये डिडक्शंस लाते हैं जो लॉ मेकर्स, वो इसलिए लाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे होटल सेक्टर में तरक्की हो, होटल सेक्टर में चीजों को बढ़ाया जाए, एनकरेज किया जाए, लोगों को एनकरेज किया जाए कि आप अपना होटल इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप लगाइए। तो दोस्तों, सेटअप लगाना और उनको डिडक्शन देना, वो एक लिबरल इंटेंशन के साथ पढ़ना होगा, रादर देन कि उसको स्ट्रिक्टली आपको नहीं देखना कि वर्डिंग लिखी है कुछ, क्योंकि सर्टिफिकेट जो कमेंसमेंट का है वो आता रहेगा। आपने होटल कमेंस कर दिया, उस हिसाब से हमें डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसीलिए जो दोस्तों है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 इज अवेलेबल फ्रॉम द ईयर द होटल बिजनेस कमेंस। मार्क कीजिए, होटल बिजनेस कमेंस,
इवन इफ द क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेशन इज इशूड लेटर ड्यू टू गवर्नमेंटल डिले। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको दिया है, आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए एग्जाम में मार्क्स कैसे केस लो को लिखने से आते हैं। सबसे पहले केस लो को पूरा पढ़ लीजिए। केस लो को पढ़ने के बाद सबसे पहले आप जो है अपना टाइम बचाने के लिए सबसे पहले देखिए एग्जाम में पूछा क्या है। तो अगर कोई केस लो दिया है, कोई केस स्टडी टाइप दिया है, तो लास्ट में उससे पूछा जाता है क्या ये डिडक्शन अलाउड मिलेगी इस सेक्शन में या नहीं मिलेगी। तो आप एकदम क्लिक कीजिए कि सीब्रोस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड का एक केस है जो सेक्शन 35AD से रिलेटेड है। अब हमें करना क्या है, हमारे को फैक्ट्स दिए होंगे किसी दूसरी कंपनी का नाम बदल के, किसी दूसरे एसईसी का नाम बदल के। तो सबसे इंपॉर्टेंटली होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं दिस केस इज प्रेजेंट रिलेटेड टू सीआईटी वर्सेस सीब्रोस होटल प्राइवेट लिमिटेड। तो केस का रेफरेंस दे देते हैं कि इस केस ये जो केस है ये इस रेफरेंस से लगेगा। अब दूसरा, सबसे पहले लिख देते हैं एज पर द फैक्ट्स गिवन टू अस, एक हेडिंग बना देंगे एज पर द फैक्ट्स गिवन टू अस। तो हम उसमें जो भी स्टडी हमने केस स्टडी पढ़ी है उसके ब्रीफ फैक्ट्स को लिख देंगे। जैसे कंसेप्ट क्या है कि डिले इन होटल क्लासिफिकेशन है, तो उस तरह से लिख देंगे। फिर क्या है, फैक्ट्स क्या थे, तो एज पर द फैक्ट्स गिवन टू अस। फिर कर देंगे इशू क्या है, वेदर डिडक्शन 35AD कैन बी क्लेम्ड इन ईयर ऑफ कमेंसमेंट और इन द ईयर ऑफ सर्टिफिकेट इशुएंस। तो दोस्तों सर्टिफिकेट इशुएंस की केस में नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, तो हम ये फैक्ट्स लिख देंगे। फिर उसके बाद इशू लिख देंगे। फिर हम अपना कोर्ट का जो जजमेंट आया वो लिख देंगे। फिर लिख देंगे कि कोर्ट हेल्ड दैट डिले बाय द अथॉरिटी कैन नॉट डिनाई एनी डिडक्शन। फिर बाद में हम लिखेंगे कि अलाउड और नॉट अलाउड। फिर हम लिख सकते हैं ब्रीफ कि भाई हमने फिर जो है एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि फाइनली इस केस स्टडी से, बेस्ड ऑन द केस स्टडी गिवन हियर अबव, तो हमने जो है ये क्लासिफिकेशन किया है तो ये अलाउड हो जाएगा और इस बेस पर अलाउड होगा ये केस स्टडी। उस तरह से हम इसको जो है अपने आंसर को कर सकते हैं। तो दोस्तों इजीली हमें जो है स्टेप बाय स्टेप मार्किंग जो है अच्छे आपको जो है मार्क्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट केस पर चलते हैं। केस लो नंबर 7 है बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 2017 का सुप्रीम कोर्ट का केस है दोस्तों। सेक्शन 35D से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं 35D के अंदर क्या है, केस क्या है, पहले सीधा वहां पढ़ते हैं जो स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है कि बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कि फाइनली इसमें जजमेंट दिया है, whether premium on subscribed share capital is capital employed in the business of the company under section 35D to be eligible for a deduction। देखिए दोस्तों इसमें मुद्दा क्या है, मुद्दा मैं समझा देता हूं कि जब हमने शेयर कैपिटल सब्सक्राइब की, सब्सक्राइब करने के साथ हमारे पास प्रीमियम अमाउंट आई, जो प्रीमियम अमाउंट रिसीव हुई क्या उसे कैपिटल एम्प्लॉयड में रखें या उसको अलग कर दें। जनरली भी आप देखोगे दोस्तों सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए जो हमारा कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कहते हैं, वो सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द प्रीमियम अमाउंट टू बी केप्ट इन अ सेपरेट अकाउंट, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो जब भी कोई प्रीमियम राशि आएगी, प्रीमियम धनराशि जो आपको रिसीव होगी, किस पर, उस इवेंट पर जबकि हम जब शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, तो जो प्रीमियम की अमाउंट है उसको हम सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेंगे। जैसे यहाँ लिखा भी है, ऑल्सो सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर अ कंपनी टू ट्रांसफर द प्रीमियम अमाउंट टू बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इसीलिए अगर वहां पर कंपनीज एक्ट में लिखा है कि सेपरेट रखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं है। अब दूसरा आ जाते हैं, अब हमारे को इस केस में क्या था, उन्होंने एमजीटी 7 कोर्ट ने पढ़ा, फॉर्म एमजीटी 7 रीड विद सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डीलिंग विद कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी प्रोवाइड दैट ब्रेकअप ऑफ इशूड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विच डज नॉट इंक्लूड शेयर प्रीमियम एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन। यानी उन्होंने जब कोर्ट ने इसकी स्टडी की एमजीटी 7 साथ में जब उसको पढ़ा तो उसमें लिखा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है, जबकि प्रीमियम हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है। हेंस इन एब्सेंस ऑफ रेफरेंस इन सेक्शन 35D शेयर प्रीमियम इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और सेक्शन 35D में भी इसको शेयर प्रीमियम को इसका पार्ट नहीं माना। तो शेयर प्रीमियम कलेक्टेड बाय द एसएससी on its subscribed share capital could not be part of capital employed in the business of a company for the purpose of section 35D clause 3 clause B if it were intention, mark कीजिए दोस्तों, if it were the intention of the legislature to treat share premium as a capital employed in the business of the company it would have been explicitly mentioned। moreover serial number इसमें एमजीटी में लिखा भी है, तो दोस्तों इसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। एंड हेंस देयरफॉर
SCC is not entitled to claim deduction under section 35 in relation to premium amount received from shareholder at the time of subscription। दोस्तों मुद्दा सारा क्लियर हो गया। इसमें बेसिकली अगर मैं एक रीकैप कराऊं तो इसका रीकैप ये है कि बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड ने सीआईटी के साथ जब मुद्दा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया। मुद्दा ये था कि जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल को इशू करने के टाइम जो सब्सक्रिप्शन आता है उसमें प्रीमियम अमाउंट इन्वॉल्व होकर आती है। क्या प्रीमियम जो एक्सेस अमाउंट आता है क्या वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है या नहीं? तो हमें दो चीजें साफ तौर पर लिखनी है कि कोर्ट ने सेक्शन 35D क्लोज 3B को पढ़ा, उसमें लिखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट शेयर प्रीमियम नहीं है। दूसरा MGT 7 जिसमें सेक्शन 92 की कंपनीज एक्ट की सारी क्लोज कंडीशंस लिखी हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का प्रोवाइड्स द ब्रेकअप ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल which does not include share premium at the time of subscription। एंड थर्ड हम क्या लिखेंगे कि जब हमें सेक्शन 35 में स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा है और शेयर प्रीमियम कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है और साथ में सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कंपनी जब ट्रांसफर करेगी वो इशू करेगी शेयर कैपिटल को, उसे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम जो भी उसको रिसीव हुआ है उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में पार्क करेगी, तो इसीलिए वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है, इसीलिए कोई भी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। तो डिडक्शन नॉट अलाउड क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट शेयर प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मुद्दा क्या था? वेदर शेयर प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, आंसर इज नो। एसएससी इंक्लूड शेयर प्रीमियम व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैपिटल 35D। तो उसने क्या किया था? एसएससी ने 35D की डिडक्शंस ले ली थी और वो इस मुद्दे पर ली थी कि जो है शेयर प्रीमियम जो है वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है और शेयर प्रीमियम जो है हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है, इसीलिए मुझे डिडक्शन मिल जानी चाहिए। तो दोस्तों शेयर प्रीमियम इज मेंटेन्ड सेपरेटली एंड इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड अंडर सेक्शन 35D, hence deduction is not available on the share premium amount। दोस्तों मैं इन केस लो को इसीलिए थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपका एक केस लो अच्छी तरह आपके माइंड सेट में बैठ जाएगा तो आप आगे के केस लो को भी आसानी से समझ पाएंगे और ज्यादा समय तक उसको रिटेन रख पाएंगे अपने माइंड में। तो दोस्तों केस लो को लिखना और केस लो को समझना दोनों ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण कला है। तो दोस्तों जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं, जजेस हैं, वो क्या करते हैं? वो केस को बड़ी सावधानी से एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो साथियों आपको भी तो वही काम करना है कि आपको केस लो को बड़ी ही सावधानी से पढ़ना है और अपने माइंड में रिटेन करना है लॉन्ग पीरियड के लिए, ताकि हम एग्जाम ओरिएंटेड तो चीजें कर पाए, मार्क्स गेन कर पाए और साथ ही हम जो है दोस्तों आगे तक के लिए अपने माइंड में अपने प्रैक्टिकल सीए प्रैक्टिस में या फिर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो किसी एसएससी या क्लाइंट का या हमारी कंपनी का अगर हम केस आगे लेकर जाते हैं तो हम वहां पर अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन भी दे सकें। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट केस लो पर। केस लो नंबर 8, शासन केमिकल्स एंड ड्रग्स लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, 2016 का ये केस है दोस्तों। इसमें क्या लिखा है? सेक्शन 36(1) क्लोज II/43B ये कहता है जी बोनस पेड थ्रू ट्रस्ट। आजकल दोस्तों मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि जो बोनस दिया जाता है वो एक बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो एक ट्रस्ट बना लेती हैं और वहां पर वो पैसा पार्क करती हैं और ड्यू डेट से पहले उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एम्प्लॉयज में, रादर देन की कंपनी डायरेक्टली एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करे, वो एक ट्रस्ट बना के आगे फिर उसको पास ऑन करते हैं। तो दोस्तों मुद्दा यही है कि जब ये केस पहुंचा तो शासन केमिकल एंड ड्रग्स लिमिटेड ने बोनस जो पे किया वो ट्रस्ट को किया और साथ लास्ट में जो है लेटर स्टेज पर डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया एम्प्लॉयज को बिफोर ड्यू डेट। तो क्या डिडक्शन अलाउड होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों डिडक्शन अलाउड होगी, आंसर है यस। क्यों होगी? पढ़ लेते हैं केस को। In a case where payment of bonus due to employee is paid to a trust and such amount is subsequently paid to the employees, कब? Before the stipulated due date, यानी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न
और 30th सितंबर विच एवर इज अर्लियर। 43B तभी लगता है दोस्तों। तो वुड द सेम बी अलाउएबल अंडर सेक्शन 36(1) II वाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। तो आइए दोस्तों, एनालिसिस हमने पढ़ लिया। एनालिसिस क्या कहता है कि जो सेक्शन 43B है, जो 48(9) है, डज नॉट कम इन अ वे ऑफ SEC क्लेम सिंस द बोनस वाज अल्टीमेटली पेड टू द एम्प्लॉइज बिफोर द ड्यू डेट एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, ये सेक्शन जो 43B है या जो भी हमारा सेक्शन है 36(1) II, ये कहता है कि बोनस की डिडक्शन आपको मिल जाएगी और बोनस का एक्चुअल पेमेंट आपने कर दिया एम्प्लॉय को ड्यू डेट से पहले, चाहे आपने ट्रस्ट बना के किया या बिना ट्रस्ट किया या डायरेक्टली किया, ये आपका मेथड है इंटरनल। हमें तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय को पैसा दे दो बोनस का और ड्यू डेट से पहले दे दो, ये हमारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। देयरफॉर द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोनस इज अलाउएबल एज डिडक्शन। तो इस केस में यही निर्धारित हुआ दोस्तों कि ये पैसा जो है, ये जो डिडक्शन है, ये इनकम टैक्स के हिसाब से आपको मिल जाएगी। सिंस द एम्प्लॉय रिसीव द बोनस बिफोर द ड्यू डेट, पेमेंट थ्रू अ ट्रस्ट was treated as a valid actual payment and deduction was allowed। तो दोस्तों इसको डिडक्शंस मिल जाएगी। केस लो नंबर 9 पर आ जाते हैं दोस्तों। CIT वर्सेस ओरिएंट कैरामिक्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड 2013 का केस है, दिल्ली कोर्ट का केस है दोस्तों। सेक्शन 37(1) ग्लोसाइन बोर्ड एक्सपेंडिचर के बारे में है कि क्या ग्लोसाइन बोर्ड एक्सपेंडिचर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या ये डिडक्शंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये ग्लोसाइन बोर्ड जो है दोस्तों डीलर के आउटलेट पर हैं, यानी एज अ कंपनी मैंने एक डीलर से बात की, मैंने वहां पर एक ग्लोसाइन बोर्ड रखवा दिया, क्या उसकी डिडक्शन मेरी बुक्स में मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है, इस बात पर मुद्दा हुआ। अब आ जाते हैं दोस्तों, CIT वर्सेस ओरिएंट कैरामिक्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड 2013 दिल्ली का कोर्ट का केस है। व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ग्लोसाइन बोर्ड डिस्प्ले एट द डीलर आउटलेट, कैपिटल और रेवेन्यू। तो दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन ग्लो साइन बोर्ड डिस्प्ले एट द डीलर आउटलेट इज रेवेन्यू इन नेचर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। आइए दोस्तों, किन कारणों से इन्होंने बोला कि दोस्त ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि P&L में कंप्यूटेशन के दौरान अलाउड किए जाएंगे, यानी जब भी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हम बनाएंगे तो PGBP का जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा उसके हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से PGBP का जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा उस हिसाब से डिडक्शन अलाउड कर दी जाएगी रेवेन्यू नेचर की। अगर कैपिटल होता है तो हम डेप्रीशिएशन लेते हैं फिर। अच्छा जी, रेवेन्यू क्यों है ये? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द SEC ऑन ग्लोसाइन बोर्ड डज नॉट ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन एसेट। देखिए दोस्तों, इससे ग्लोसाइन बोर्ड एक एसेट का पार्ट नहीं है, इससे एसेट नहीं बनती, क्योंकि जो एडवांटेज है फॉर द एंड्यूरिंग बेनिफिट ऑफ बिजनेस विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द कैपिटल। तो ऐसा नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा लगता भी नहीं है। दूसरा चीज, ग्लोसाइन बोर्ड इज नॉट एन एसेट ऑफ द परमानेंट नेचर, इट हैज अ शॉर्ट लाइफ, इसकी लाइफ भी कोई ज्यादा नहीं है। मटेरियल यूज्ड इन द ग्लोसाइन बोर्ड डीके विद द इफेक्ट ऑफ वेदर, बारिश आएगी, तूफान आएगा, तो ऐसा नहीं है, वो टेम्परेरी नेचर का ग्लोसाइन बोर्ड है, वो टूट भी सकता है, वो एक तरह से आप देखें तो फेड भी हो सकता है, उसकी लाइटें भी टूट सकती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी जो है वेदर के हिसाब से इफेक्ट करेंगी। देयरफॉर इट रिक्वायर अ फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट, वर्ड मार्क कीजिए, इट रिक्वायर अ फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट, उसमें बार बार हमें जो है चीजें हो सकती हैं, तो हमें सुधारवाना पड़ सकता है, रिप्लेसमेंट्स करानी पड़ सकती है। Consequently, SEC has to incur expenditure on ग्लोसाइन बोर्ड regularly in almost each year। फिर आ जाते हैं, चौथा मुद्दा क्या है कि SEC incurred expenditure on the ग्लोसाइन बोर्ड with the objective of facilitating the business operation and does not object of the acquiring asset of enduring nature। तो दोस्तों इन चार खास बातों ने कोर्ट को एक ये डिसीजन पर आने के लिए मजबूर कर दिया कि ये जो है एक रेवेन्यू नेचर का पार्ट है। इस एनालिसिस और डिसीजन से ये इन चारों को पढ़ के ये पता चला कि हमें जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्ट लगता है। तो दोस्तों इसीलिए ये जो डिडक्शन अलाउड हुई ये एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड हुई। ये करंट ईयर में आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसमें पूछा है कि कैपिटल है रेवेन्यू है, आपका आंसर रहेगा रेवेन्यू नेचर, क्योंकि कोर्ट ने इसको रेवेन्यू क्यों ट्रीट किया, चार मुद्दों को लेके। सबसे पहला मुद्दा था कि ग्लो साइन बोर्ड कहीं से भी मेरी कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं है, परमानेंट नेचर का एसेट नहीं है, शॉर्ट लाइफ उसकी होती है, और मैंने कोई बिजनेस एडवांटेज जो है इससे आगे मेरे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 10-20 साल तक नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। ग्लो साइन बोर्ड
रूटीन नेचर का रिप्लेसमेंट मांगता है, रेगुलरली उसमें रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। वो वेदर कंडीशन से, फेड हो सकता है, तूफान आने से, चीजें होने से वो बार बार रिप्लेसमेंट की डिमांड होगी, तो इसीलिए वो कोई कैपिटल का पार्ट नहीं है। साथ में इंडस्ट्री ने या एसएससी ने वो जो खर्चा किया है वो इस उद्देश्य के साथ किया ही नहीं है कि मेरा जो एसेट एक्वायर है या एंड्यूरिंग नेचर का मेरा कोई एसेट एक्वायर हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए किया कि उस ऑब्जेक्ट से किया, उस इंटेंट से किया कि ये फैसिलिटेटिंग करेगा बिजनेस ऑपरेशंस को। तो दैट्स व्हाई कोर्ट अलाउड दिस एक्सपेंडिचर डिडक्शन अंडर द रेवेन्यू पार्ट, नॉट कैपिटल पार्ट। आइए दोस्तों, आज का लास्ट केस लो, सीआईटी वर्सेस आईटीसी होटल लिमिटेड, केरला का केस है दोस्तों, 2011 का, 37 क्लोज 1 कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू एक्सपेंडिचर को लेके है। अब इसमें दोस्तों क्या मुद्दा है, आइए मुद्दा पढ़ लेते हैं। ये दोस्तों जो मैंने स्नैप लगाया हुआ है, ये स्टडी मटेरियल का एज इट इज मैंने एक्सट्रैक्ट लगाया हुआ है कि आपको इस बात से सुनिश्चित रहें कि आपको स्टडी मटेरियल ओपन करके उसको क्रैमिंग करना या उसको बार बार देखना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, और हो सकता है आप जो है उसको एक या दो बार देखने के बाद उसको ना भी देखें। तो एग्जाम टाइम पे आपके पास समय कम होता है, तो आपको क्विक रिवीजन करना हो तो आप दोस्तों तारा गुरुकुल चैनल पर आइएगा, सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ताकि सारी वीडियोस आपको इनकम टैक्स, सीए फाइनल की, डीटी आईडीटी लो, किसी भी तरह की कोई भी जो रेलिवेंट वीडियोस मैं डालता रहता हूं उन पे आप जाइएगा और अपना क्विक रिवीजन इसमें कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया, केस में ये कहा गया कि जो आईटीसी होटल का केस था, इसमें था कि जो हमारे वुड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इशू एंड कलेक्शन ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर कैन बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल। दोस्तों हम सब जानते हैं कि ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों है, आइए जान लेते हैं कोर्ट ने किस चीज को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर रेवेन्यू किया है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इशू एंड कलेक्शन ऑफ डिबेंचर वुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इवन इन केस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्यों, क्योंकि डिबेंचर विच हैड टू बी कन्वर्टेड इनटू शेयर एट अ लेटर डेट। क्योंकि डिबेंचर क्या है दोस्तों, एक लोन के नेचर का पार्ट होता है। तो कोर्ट ने इसके रिलेटेड जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इशूइंग कन्वर्टेबल डिबेंचर, देखिए कन्वर्टेबल डिबेंचर जो होते हैं वो कन्वर्टेबल होंगे एट अ लेटर स्टेज, आज कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए आज तो ये क्या है, कन्वर्टेबल डिवेंचर का नेचर है। तो इसीलिए जो भी कन्वर्टेबल डिवेंचर आप इशू करेंगे उस पर जो साथ में खर्चे होंगे वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेंगे, इवन इफ द डिवेंचर आर लेटर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, despite of the fact whether debenture are convertible in nature और नॉन कन्वर्टेबल इन नेचर। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो भी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कन्वर्टेबल डिबेंचर के हों या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के हों, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है। और केस है आपका सीआईटी वर्सेस आईटीसी होटल लिमिटेड का, 2011 केरला का, जिसमें ये साफ हुआ कि 37(1) में इसकी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी। तो दोस्तों आइए, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 5 केस लो को समझा जो कि पीजीबीपी चैप्टर से संबंधित है। दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी चैप्टर्स के कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम जो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज है, या जो भी आपके वैरायटीज ऑफ चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो हर तरह के केस लो को कोशिश करूंगा लाने की जो कि स्टडी मटेरियल में है, ताकि आप एक केस लो को एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ के अपना क्विक रिवीजन करके अपने एग्जाम्स को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का हम धन्यवाद करते हैं, आपने इस वीडियो को देखा और समझा। और कुछ भी आपको दोस्तों लगता है, कोई भी क्वेरी है, किसी तरह का कोई कंसर्न है, तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, और इजीली हम आपके जो है कमेंट का रिप्लाई करेंगे और हम जो है आपसे जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।